हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं फर्टिलाइजर्स से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद फर्टिलाइजर्स की डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है फर्टिलाइजर्स के लिए। तो यहाँ के इस सेशन के बाद आपको फर्टिलाइजर्स जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फर्टिलाइजर्स इन जनरल होते क्या हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। आप टॉपिक देख सकते हैं व्हाई यूरिया रूल्स इंडियन फार्म्स। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज यूरिया की, यूरिया इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो यूरिया फर्टिलाइजर है वो ही रूल करता है इंडियन फार्म्स को। ऐसा क्यों है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। सो द सेल्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैव स्केल्ड न्यू हाइज डिस्पाइट मेजर्स टू चेक इट्स यूज। अब देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, शुरुआत में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज नहीं कर रही थी। अब उसकी वजह से हमने क्या इंट्रोड्यूस किए, फर्टिलाइजर्स यूज किए। अब उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ यूरिया और वी कैन से ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। अब हम क्या चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड अमाउंट में आप यूरिया या फिर फर्टिलाइजर्स को यूज करें। तो यहाँ पर हम सेल्स थोड़ी घटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखने में पाया है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं, उसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। जबकि हमारी कोशिश क्या है कि ये जो यूरिया है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, उसकी जो प्रोपोर्शन है वो हम कम कर पाएँ। क्यों, क्योंकि हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही, राइट। सो आप देख सकते हैं व्हाट इज द रीजंस फॉर दिस, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कैन इट हैव फॉर द क्रॉप यील्ड एंड व्हाट आर सम प्रोबेबल सॉल्यूशंस। सो इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब टॉपिक क्या है, न्यूज़ में क्यों था कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो स्केल है, दे हैव स्केल्ड न्यू हाइट्स डिस्पाइट मेजर्स टू चेक इट। हम कोशिश कर रहे हैं इनको कम करने की, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। किसके लिए, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के लिए। सो बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। देखिए, इन May 2015 द सेंटर मेड इट मैंडेटरी टू कोट ऑल इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एंड इंपोर्टेड यूरिया विद नीम ऑयल। सो नीम कोटेड यूरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो यूरिया को हमने क्या किया, नीम की कोटिंग कर दी। इसकी वजह से क्या है, डाइवर्जन ना हो, क्योंकि जो यूरिया है वो और भी जगह यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको कैटल फील्ड में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा था कि इसकी डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर डाइवर्जन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, यूरिया को नीम कोटिंग कर दी। अब नीम कोटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं, जिससे हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई है और ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज भी होना बंद होगा। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो यूरिया का डाइवर्जन है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेजेस के लिए वो ना हो। सो यहाँ पर 2015 में हमने नीम कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस किया। दिस वॉज फॉलोड बाय रिप्लेसिंग 50 kg बैग्स विद 45 kg वंस इन मार्च 2018। अब 2018 में गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया। पहले अगर हम एक बैग लेते थे यूरिया का तो 50 kg का आता था। अब उसकी हमने क्या कर दी, जो वेट है उसको रिड्यूस कर दिया। कितना, बैग बनाना शुरू कर दिया 45 kg का। तो अगेन यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम ये चाह रहे थे कि यूरिया की जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे करके कम हो। ऐसे ही एंड द लॉन्च ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया बाय द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन जून 2021। अब 2021 में हमने नैनो यूरिया भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नैनो यूरिया एज द नेम सजेस्ट, बिल्कुल छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे आपके यूरिया के, जिसकी वजह से हम जो यूरिया की सेल्स हैं, कंजम्पशन है, वो बहुत कम करना चाहते थे। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं सेंटर के द्वारा, जिससे हम क्या चाहते हैं कि जो यूरिया की कंजम्पशन है हमारी एग्रीकल्चर में वो कम हो सके, राइट। अब यहां पर ये देखा गया है, बट द सेल्स ऑफ यूरिया क्रॉस्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 35.7 मिलियन टन्स इन द फिस्कल ईयर एंडेड March 31, 2023। सो आपको देखने को मिला है कि इट हैज क्रॉस्ड अ टारगेट ऑफ
35.7 मिलियन टन। सो यू कैन इमेजिन कि जो यूरिया की कंजम्पशन हम ये वाले स्टेप्स लेके कम करना चाह रहे थे, बट कम तो नहीं हुई, क्या हो गई, रादर बढ़ गई। तो ये क्यों है? हमारी जो फर्टिलाइजर पॉलिसी है इंडिया की, वो क्या है जो कि एक्चुअली में प्रमोट करती है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ यूरिया, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। राइट, सो अब हम देखते हैं जो फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर एसेंशियली फूड फॉर क्रॉप्स। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमें क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं, क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द फर्टिलाइजर्स। सो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली में क्या है, जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ही फूड है। तो यहाँ पर दे लाइक ह्यूमंस नीड न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारी बॉडी को चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है वो भी एक तरह से एसेंशियली दे आर फूड फॉर द क्रॉप्स। सो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वो होते हैं NPK। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। ऐसी सेकेंडरी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम देखने को मिलता है। ऐसी अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन एंड मोलिब्डेनम, ये सारे ही क्या हैं, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ग्रेन यील्ड। अगर यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप फूड को, क्रॉप्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो फर्टिलाइजर्स एसेंशियली क्या हैं, दे आर फूड फॉर दी क्रॉप्स, जिसमें प्राइमरी जो है वो है NPK। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी जो है उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो फर्टिलाइजर्स है, यहाँ पर इंडिया की अगर कंजम्पशन की बात करते हैं तो कितनी है, इंडिया कंज्यूम्ड अबाउट 500 LMT फर्टिलाइजर पर ईयर इन द लास्ट 10 ईयर्स। सो हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जो सेंटर की फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इट इज सेट टू सोर बाय 62% ओवर द बजटेड अमाउंट। अब जो बजटेड अमाउंट था फिस्कल ईयर 2021 में, उससे भी कहा गया है 62% सब्सिडी और देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, ओवर बर्डनड है सरकार, किसके लिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी देने के लिए। अब सिंस जो नॉन यूरिया है, अभी हम पढ़ेंगे नॉन यूरिया क्या होता है, MOP और DAP और जो कॉम्प्लेक्स वैरायटीज है, दे कॉस्ट हायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरली ये जो होती हैं डी कंट्रोल्ड है, इसलिए आपको इसकी कॉस्ट हायर देखने को मिलती है। ऐसे ही जो इंडिया है, इट इज द टॉप इंपोर्टर ऑफ यूरिया एंड इज अ मेजर बायर ऑफ DAP, जिसको हम डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, नीडेड टू फीड इट्स ह्यूज एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो ज़्यादातर जो हमारा DAP है या फिर हम यूरिया की बात करते हैं, वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है। तो धीरे धीरे करके इंडिया की कोशिश क्या है, सेंटर की कोशिश क्या है कि हमारी जो प्रोडक्शन है या कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, जो कंजम्पशन है उसको हम धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकें। राइट, सो दिस इज द हाउ मच द फर्टिलाइजर डज इंडिया कंज्यूम। अब हम बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए हम फर्टिलाइजर्स को इतना ज़्यादा, इतना मैसिव प्रोडक्शन, इतना मैसिव कंजम्पशन हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। देखिए जो फर्टिलाइजर है वो एक्चुअली में क्या है, फूड फॉर दी क्रॉप्स। सो ऑब्वियस सी बात है, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होती है, इसीलिए हमारी ओवर डिपेंडेंस है किस पे, फर्टिलाइजर्स पे। अब अगर 1957 की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को एसेंशियल कमोडिटीज में रखा गया था। अब अगर हम बात करते हैं 1973 में, अब जब 1973 की बात करते हैं तो आपको पता है उस टाइम ऑयल क्राइसिस हुई थी। जब ऑयल क्राइसिस हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो कंजम्पशन क्या होगी, कम होगी। तो कंजम्पशन वाज लेस एंड देयरफॉर द यील्ड वाज आल्सो लेस, क्योंकि हमारे क्रॉप्स को फूड नहीं मिल रहा था। फूड मतलब फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यील्ड भी लेस होती हुई दिखी। सो यहाँ पर 1977 में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए, उसकी वजह से कंजम्पशन कम हो गई, मतलब हमारे फार्मर्स उसको खरीद नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारी जो यील्ड है वो भी कम हो गई। अब 1977 में गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और यहाँ पर सब्सिडाइज्ड रेट्स पे फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स को देना स्टार्ट कर दिया।
अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सब्सिडी है ये एक्चुअली किसको प्रोवाइड करी जाती है? क्या फार्मर्स को प्रोवाइड करी जाती है? नो, ये जो सब्सिडी है ये किसको प्रोवाइड की जाती है? ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जो मिलती है, सब्सिडी किसको मिलती है? दैट इज फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को, राइट। सो यहाँ पर 1977 में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और 1991 में जो इंपोर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है उसको डी कंट्रोल कर दिया गया। डी कंट्रोल का मतलब होता है गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब पहले हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर समझते हैं जिससे आपको ये स्टोरी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में फर्टिलाइजर्स को डिवाइड करते हैं। देखिए, एक होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जिसको हम यूरिया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 3/4 ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर क्या है? नाइट्रोजनस है। अगर हम इंडियन सॉइल्स की बात करते हैं तो एक्सेप्ट अलूवियल सॉइल, आपको जितनी भी सॉइल्स देखने को मिलती हैं दे लैक इन नाइट्रोजन। सो इसका मतलब क्या है? हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये नाइट्रोजन, अगर हम NPK की बात करते हैं, ये क्या है? दीज आर दी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। किसी भी क्रॉप के लिए ये 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल हैं। तो इसलिए हमारा फोकस भी किस पे रहता है? NPK पे, राइट। सो हमारी कंट्री में जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जिनको आप कहते हैं यूरिया, दूसरे जो होते हैं जिसको हम फॉस्फेटिक या फिर पोटाशिक कहते हैं, ये दोनों हैं, ये कहते हैं नॉन यूरिया। नॉन यूरिया का मतलब क्या है? जो नाइट्रोजनस नहीं है, राइट। सो अगर हम यहाँ पर फॉस्फेटिक की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? डैप, दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट, राइट। ऐसे ही पोटासिक, पोटासिक का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको पोटाश देखने को मिलेगा जिसका एग्जाम्पल है दैट इज MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। सो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 2 कैटेगरीज हैं इनको कहा जाता है नॉन यूरिया। अब देखिए, जो हमारा यूरिया है मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, वो तो गवर्नमेंट यहां पर इंटरवीन करती है और सब्सिडी देती है। किसको सब्सिडी देती है? दैट इज फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को। किसको देती है? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को। ऑन दी अदर हैंड, जब हम नॉन यूरिया की बात करते हैं, ये क्या है? दीज आर नॉन यूरिया। जब हम नॉन यूरिया की बात करते हैं तो नॉन यूरिया वाला जो सेक्टर है दैट इज डी कंट्रोल्ड। डी कंट्रोल्ड का मतलब क्या है? यहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए यूरिया क्या है, मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जो कि एक्चुअली में यहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और सब्सिडी देती है। किसको देती है? दैट इज फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को, राइट। ऐसे अगर नॉन यूरिया की बात करते हैं, नॉन यूरिया में कौन कौन से आते हैं? मेजरली दैट इज डैप एंड MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन यूरिया की कैटेगरी में आते हैं एंड दैट इज डी कंट्रोल्ड, राइट। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या है? सो मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट है वो यहां पर क्या करती है? इट पेज अ सब्सिडी टू फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स टू मेक दिस क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन एग्रीकल्चर अफोर्डेबल टू फार्मर्स। अब जनरली हमारी जो सॉइल्स हैं वो किस में वीक हैं? नाइट्रोजन में वीक हैं, मतलब यहाँ पर लैक करती हैं वो नाइट्रोजन। सो यहाँ पर जो यूरिया है मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। सब्सिडी किसको देती है? मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर्स, उनको यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, राइट। सो यहाँ पर डिफरेंस कैसे करती है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द फार्मर्स इज द सब्सिडी पोर्शन बोर्न बाय द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको जो आपने फर्टिलाइजर बनाया है उसमें आपकी कॉस्टिंग लगी है 1000 रुपीज, यहाँ पर फार्मर्स को दिया जाता है वही चीज 500 रुपए में। सो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा 500 रुपए का, ये कौन भरेगा? ये भरेगी गवर्नमेंट। कौन भरेगा? ये भरेगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ये देगी किसको? दैट इज दी मैन्युफैक्चरर्स को, ना कि फार्मर्स को, राइट। अब यहां पर भी इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई थी DBT, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब अगेन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी फार्मर के पास पैसा नहीं जाएगा डायरेक्ट, यहां पर जाएगा किसको? मैन्युफैक्चरर्स को ही जाएगा। बट यहां पर DBT का मतलब क्या है? पहले क्या होता था, यहां पर कोई भी आपको बार नहीं होता था, मतलब एक फार्मर कितनी भी बोरियां लेके जा सकता है। सो यहाँ पर क्या किया गया?
जब आप यहाँ पर डीबीटी से इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, क्योंकि आपका आधार अब यहाँ पर लिंक हो गया है, तो जब आप परचेज करने आते हैं, जब परचेज हो जाएगी, मतलब आपका यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, तो जब आपने वो परचेज कर लिया तब गवर्नमेंट क्या देगी, जो डिफरेंस अमाउंट है किसको दे देगी, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को देगी। राइट, सो दिस इज द यूरिया वाला पार्ट जब हम इसको पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द यूरिया फर्टिलाइजर। अब सब्सिडी ऑन यूरिया क्या है, द सेंटर पेज द सब्सिडी ऑन यूरिया टू द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच प्लांट एंड यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू सेल द फर्टिलाइजर एट द गवर्नमेंट सेट एमआरपी। अब यहाँ पर जो एमआरपी है वो कौन सेट करता है यूरिया के केस में, दैट इज द गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पर्टिकुलर जो बोरी है वो 500 रुपये में बिकेगी, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कौन सेट करके देगा, गवर्नमेंट सेट करके देगी। इसीलिए हम कहते हैं दैट यूरिया फर्टिलाइजर्स का जो सेक्टर है इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। राइट, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट आता है सब्सिडी ऑन नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। अब नॉन यूरिया कौन से हैं, डैप एंड एमओपी। सो यहां पर जो नॉन यूरिया है वो डी कंट्रोल हो चुका है 1991 से। सो आप देख सकते हैं जो एमआरपीज ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं दे आर डी कंट्रोल्ड और फिक्स्ड बाय दी कंपनीज। अब यहां पर एमआरपी कौन डिसाइड करेगा, कंपनीज डिसाइड करेगी। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट क्या कहती है, इट शुड बी रीजनेबल लेवल्स, एट रीजनेबल लेवल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। यहां पर जो सेंटर है वो पे करती है फ्लैट per ton subsidy on these nutrients to ensure that they are priced at reasonable levels. So यहाँ पर आपको फ्लैट पर टन सब्सिडी दी जाती है। कितने टन्स आपने लिए, हर टन पे एक सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या हो, जो एमआरपी है वो फेयर प्राइसेस पे आपको देखने को मिले। अगेन एमआरपी यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, डिसाइड कौन करेगा, कंपनीज डिसाइड करेंगी। लेकिन जो एमआरपी है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, पर टन सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो एमआरपी है वो फेयर लेवल्स तक रहे और हमारे फार्मर्स इसको खरीद पाए। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो डी कंट्रोल्ड हैं, डी कंट्रोल्ड आपको जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कौन एमआरपी सेट करे, कंपनी सेट करी, तो एमआरपी ऑब्वियस सी बात है यूरिया के से तो ज़्यादा ही होंगी। इसीलिए फार्मर्स की डिपेंडेंस किस पे ज़्यादा रहती है, यूरिया पे। सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि अगर हम यूरिया फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये कंट्रोल्ड सेक्टर है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो यूरिया के प्राइसेस है वो काफ़ी कम रहते हैं एज कंपेयर टू नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। दैट इज वाई द फार्मर्स आर ओवर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द यूरिया फर्टिलाइजर्स। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो एग्जाम्पल्स नॉन यूरिया के क्या है, हम पढ़ चुके हैं, डैप और एमओपी। ऑल नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर रेगुलेटेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट, हम एनबीएस के बारे में पढ़ेंगे। राइट, ओके। सो नीम कोटिंग ऑफ यूरिया होता क्या है, मैंने आपको बताया जो यूरिया की है उसकी कोटिंग कर दी जाती है जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। प्लस क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए डिवाइड हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था, उसकी डाइवर्जन को रोकने के लिए यहाँ पर हमने नीम कोटिंग कर दी है। सो आप देख सकते हैं अब इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस यूरिया एज नीम कोटेड यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीम कोटेड यूरिया मैंडेटरी है, कि जितने भी यूरिया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको यहाँ पर कोटिंग करनी पड़ेगी। किसकी कोटिंग करनी पड़ेगी, नीम कोटिंग करनी पड़ेगी। अब उससे होगा क्या, देखिए जो सॉइल हेल्थ है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, सॉइल हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड, रिडक्शन इन यूजेज ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स जो आपको यूज करने पड़ते हैं, वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो आपको कम यूज करने पड़ेंगे। ऐसे ही जो पेस्ट और डिजीज अटैक है वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इंक्रीज यील्ड देखने को मिलेगी जब हम पैडी, शुगर केन, मेज या फिर सोयाबीन की बात करते हैं। नेग्लिजिबल डाइवर्जन, ये मैं बात कर चुकी हूँ क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज हो रहा था, तो अब ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जा नहीं पाएगा। क्योंकि जनरली जब हम यूरिया की बात करते हैं तो ये कैटल फीड की तरह और ये प्लास्टिक
इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज होता था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडाइज रेट्स में दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लास्टिक इंडस्ट्री भी क्या चाहेगी कि मुझे कम रेट में यूरिया मिल जाए। तो यहाँ पर आपको डाइवर्जन देखने को मिल रही थी, किसकी? यूरिया फर्टिलाइजर्स की इन दी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट। सो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ नीम कोटेड यूरिया इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ NCU एज कंपेयर टू नॉर्मल यूज। सो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करना चाह रहे हैं? यूरिया की जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं। अब जब आप नीम कोटिंग कर देते हैं तो जो यूरिया का रिलीज है इनटू द फील्ड वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो आपका नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है ऑफ दैट फील्ड बिकम्स हायर। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो कम होती है, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर स्लो रिलीज हो रहा है किसका? नाइट्रोजन का, राइट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो दिस इज नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। अब नैनो यूरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। नैनो यूरिया, एज द नेम सजेस्ट, इट ऑल्सो प्राइमरली aimed at boosting the NUI, that is nitrogen use efficiency. The ultra small size of its particle is said to allow easier penetration through the stomatal pores of the leaves. अब जो लीव्स हैं, देखिए इसका ड्रॉबैक भी हम पढ़ेंगे कि नैनो यूरिया इतना ज़्यादा एफिशिएंट क्यों नहीं है, और जनरली जो फार्मर्स हैं वो यूरिया जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उसी को क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं और नैनो यूरिया को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जब प्लांट एक्चुअली में थोड़ा बड़ा हो जाता है और छोटे लीव्स आ जाते हैं तब नैनो यूरिया को स्प्रे किया जाता है। अब नैनो यूरिया को जब स्प्रे किया जाता है तो लीव्स में आपको पता है क्या एग्जिस्ट करते हैं? स्टोमेटल पोर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये नैनो यूरिया को जब हम स्प्रे करते हैं तो ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं इसके थ्रू यूरिया अंदर चला जाता है और इसको नाइट्रोजन मिल जाता है। अब इससे क्या होगा? अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम यहाँ पर सीड्स डालते हैं तो उस टाइम हम नैनो यूरिया को यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो यूरिया का यूटिलाइजेशन कब है? जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको उसमें लीव्स देखने को मिलेंगे, तब हम नैनो यूरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जब हम सीड्स डाल रहे हैं तब हम नैनो यूरिया को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी डिपेंडेंस अभी भी किस पे है? दैट इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पे, कन्वेंशनल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इफ्को क्लेम्स दैट अ सिंगल 500 ml नैनो यूरिया बॉटल containing just 4% nitrogen can effectively replace at least 145 kg bag of regular 46% nitrogen urea. वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। देखिए आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम 45 kg का एक बैग लेते हैं जिसमें परसेंटेज नाइट्रोजन की कितनी है? 46%। मेजॉरिटी किसकी है? नाइट्रोजन की है, ऑब्वियस सी बात है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। सो 46% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है और यहाँ पर हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं? 45 kg बैग। ऑन द अदर हैंड अगर हम सिर्फ एक 500 ml नैनो यूरिया की बॉटल लेंगे तो वहाँ पर आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज 4% देखने को मिल रही है और उससे एफिशिएंसी कोई डिक्रीज होती हुई नहीं दिख रही। तो यहाँ पर मेन इसका एजेंडा क्या था कि जो हमारी डिटोरेशन ऑफ द सॉइल हो रही है, सॉइल हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि हमने ओवर यूटिलाइज कर लिया है नाइट्रोजन, उसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि जो नाइट्रोजन की कंजम्पशन है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन है, उसको हम कम कर पाएं। इसीलिए यहाँ पर नैनो यूरिया को यूटिलाइज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो दिस इज नैनो यूरिया। अब जो हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो फेल क्यों हुई? देखिए, व्हेन इंडियन फार्मर्स आर अप्लाइंग 100 kg ऑफ नाइट्रोजन, हार्डली 35 kg इज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड। अगर हम 100 kg यहाँ पर नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, वो जो फील्ड है वो एक्चुअली में यूज कितना कर पाती है? सिर्फ 35 kg। विद द बैलेंस्ड, जो बैलेंस 65 kg है, दैट इज अनअवेलेबल टू द प्लांट। जो 65 kg है इवेंचुअली एक्चुअली में वो वेस्ट चला जाता है, वो प्लांट्स उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं? ओनली 35 kg। सो आप देख सकते हैं सम ऑफ द अनयूटिलाइज्ड नाइट्रोजन मे कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल नाइट्रोजन पूल। सो जो सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाता है क्योंकि 65% वहाँ पर यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ पाती है? अगर हम 100 kg की बात कर रहे हैं तो 100 kg में प्लांट कितना यूटिलाइज करता है? ओनली
35 kg। इसीलिए जो NBS है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, वो फेल हो रही, राइट। सो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप यील्ड रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे करके आपको ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? अगर हम 1960 टू 1969 की बात करेंगे 12.1 थी, और ये डिट्यूरेट होती जा रही है 2010 टू 2017 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्रॉप यील्ड रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ओवर टाइम द क्रॉप यील्ड रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स यूज हैज मोर देन हाफ्ड। पहले 1 kg ऑफ NPK न्यूट्रिएंट्स यील्डेड 12.1 kg ऑफ सीरियल ग्राम्स। सो अगर जब हम 1 kg यूटिलाइज कर रहे थे, उससे हमें सीरियल्स कितने प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे थे? 12.1 ग्राम्स। सो अप्रॉक्सीमेटली एफिशिएंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे करके 2010 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम 1 kg ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे हम सीरियल्स कितने उगा पा रहे हैं? दैट इज ओनली 5 kg। इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल हेल्थ है वो डिट्यूरेट हो रही, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। डन। नैनो यूरियाज लिमिटेशन। अब नैनो यूरिया की लिमिटेशन मैंने आपको बताया। प्रॉब्लम क्या है कि इसको स्प्रे कब किया जाता है? जब ये लीव्स बन जाते हैं। तो हम जब सीड्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तब हम इस यूरिया को, नैनो यूरिया को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। तो आप देख सकते हो nano urea's limitation is that being a liquid fertilizer, it can only be sprayed after the crop has developed leaves. So it cannot replace the normal urea for basal application at sowing time, or you can say that even for the early crop growth stage. सो हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। सो उसकी वजह से जो नैनो यूरिया की लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती है, तभी लार्ज स्केल पे नैनो यूरिया यूटिलाइज नहीं हो रहा, बल्कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम उसको इनिशियल स्टेज पे यूटिलाइज नहीं कर पाते और हमें कन्वेंशनल नाइट्रोजनस यूरिया पे ही जाना पड़ता है, right? So if the government wants to promote nano urea, so application directly to the leaves, it may have to subsidize the cost of spraying. So यहाँ पर सब्सिडाइज करना पड़ेगा, जिससे कि हम ये कहें कि जो नैनो यूरिया की यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो पाए, राइट। सो गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। सो दिस वाज ऑल, जहाँ पर हमने फर्टिलाइजर्स एज अ होल को पढ़ा, जहाँ पर हमने इसमें डिफिकल्टीज भी देखी, क्यों हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो ओवर डिपेंडेंट है किस पे? यूरिया फर्टिलाइजर्स पे, राइट। सो लेट्स प्रैक्टिस एन MCQ। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स करेक्ट करनी है। फर्स्ट है, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन and not administered by the government. Second, ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas. Third, sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizers, is a byproduct of refineries. कौन से correct statements हैं? 1 only, 2 and 3 only, C 2 only, और is it D 1, 2 and 3? देखिए, अगर आपको यहाँ पर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आप ये इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोला है कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स देखने को मिलते हैं सारे मार्केट ड्रिवन है। ऐसा है क्या? नो। क्यों? क्योंकि अगर जब हम यूरिया फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, जब हम नॉन यूरिया की बात करते हैं तो वो मार्केट ड्रिवन है और वहां पर भी अगेन फ्लैट सब्सिडीज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम यूरिया फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो वो तो डी कंट्रोल नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आपका डी और ए तो नहीं हो सकता, आप 50% पे पहुंच गए हो, बी और सी। अब हम बात करते हैं अमोनिया, NH3 की अगर बात करते हैं तो इट इज एन इनपुट ऑफ यूरिया एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। देखिए, नेचुरल गैस आपकी होती है CH4। सो जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन देखते हैं तो CH4 से हम अमोनिया बना सकते हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सल्फर की अगर बात करते हैं, इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक रॉ मटेरियल है सल्फर, किसका? फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का, वो एक्चुअली में प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? ऑयल रिफाइनरीज में। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपका आंसर क्या बन जाता है? दैट इज 2 and 3 ओनली। सो आप देख सकते हैं आंसर आपका बन जाता है दैट इज बी, 2 and 3 ओनली, राइट। सो दिस इज द MCQ दैट वाज आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स 2020। सो आई होप यहाँ तक आपको सेशन समझ आया हो, और जो हमारे फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग सब्सिडीज दी जाती हैं, चाहे फिर वो यूरिया हो,
नॉन यूरिया हो वो कैसे कंट्रोल की जाती हैं मार्केट में, उसके आपको डिटेलिंग पता चली। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।